Now let us see another very interesting topic that is called acceleration. क्या है acceleration? वैसे आपको फीलिंग तो होगा acceleration का, है नहीं? जब गाड़ी में जाते हो एक्सीलरेटर दबाते हो तो क्या होता है, गाड़ी का स्पीड बढ़ता है, नहीं? तो आपको लग रहा है कि, और समझ में भी आ रहा होगा कि व्हेन ए पार्टिकल एक्सीलरेट्स उसका स्पीड बढ़ता है ना? देयर इज ए सिमिलर टर्म कॉल्ड रिटार्डेशन. ब्रेक लगाते हो, डी एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, ऐसा ब्रेक लगाते हो गाड़ी का स्पीड कम होता है. तो फिजिकली आपके मन में एक फीलिंग है व्हाट इज एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन. वो नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है. दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एक्सीलरेशन. मिसकंसेप्शन है, मतलब हम सोचते हैं कोई गाड़ी का स्पीड बढ़ा या घटा तो उसका एक्सीलरेशन हुआ. नहीं, एक्सीलरेशन को स्पीड के साथ कुछ लेन देन है नहीं. समझ में आ रहा? अब चलो समझते हैं व्हाट इज एक्सीलरेशन. ये भी हो सकता है कि कोई गाड़ी का स्पीड में कोई भी बदलाव नहीं आया फिर भी वो एक्सीलरेट कर रहा है. ठीक है, आप जब भी किसी एक टर्निंग पे टर्न ले रहे हो, योर स्पीड इज नॉट चेंजिंग, स्टिल यू आर एक्सीलरेटिंग. समझ में आया? तो एक्सीलरेशन इज नॉट दैट व्हाट यू फील एग्जैक्टली. दैट यू फील इज करेक्ट बट दैट इज ए पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सीलरेशन. चलिए आज एक्सीलरेशन को हम लोग बारीकी से समझते हैं, फिर इसको यूज भी करेंगे हम लोग. ठीक है, बड़ा खतरनाक टर्म है क्योंकि एक्सीलरेशन का जो फीलिंग हमारे मन में है वो ऑलरेडी बैठा हुआ आ चुका है, उसको निकालना है ना? तो निकाल के नया कंसेप्ट डालना है तो थोड़ा अलर्ट रहोगे तो प्रॉपर्ली सीख पाओगे. चलिए देखते हैं हम व्हाट इज एक्सीलरेशन. पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं. इट इज given by the rate of change in velocity of a particle. Rate of change in velocity of a particle. ठीक है, अगर हमें निकालना है एवरेज एक्सीलरेशन तो वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम. इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अगेन चेंज इन वेलोसिटी इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. समझ में आया क्या? विल गो टू डेफिनेशन बट बिफोर दैट सी हियर आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग रिलेटेड टू स्पीड, आई हैव रिटन वेलोसिटी. आप बोलोगे सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड होता है. हाँ है, लेकिन मैं स्पीड नहीं लिखा हूं, वेलोसिटी लिखा हूं. वेलोसिटी में बदलाव आएगा, वेलोसिटी में बदलाव आएगा तो दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. अगेन फिजिक्स में ना दो किस्म के स्टेटमेंट होते हैं. एक होता है गिवन बाय, दूसरा होता है डिफाइंड एज. हार्डली पीपल अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिवन बाय एंड डिफाइंड एज. समझ में आया? गिवन बाय मतलब यू आर डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन. डिफाइंड एज मतलब यू आर एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन. समझ में आया क्या? यू आर डिफाइंड एज द सन ऑफ योर फादर, यू आर एक्सप्लेनिंग द कॉज. यू आर डॉटर, ओके, डोंट डाउट योरसेल्फ. ठीक है, तो खुद को लोग डाउट करना शुरू कर रहे हैं, कैसे हो गया? यू आर डिफाइंड एज द सन. मैं जस्ट एग्जैगरेट कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल को, मे नॉट इट साउंड गुड इन इंग्लिश बट देन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हेन यू आर defined in terms of your cause, है ना? You are given by the person who stood first in the class, मतलब वो आपका इफेक्ट है. समझ में आया क्या? इफेक्ट से जब डिफाइन करते हैं कोई चीज को बताते हैं गिवन बाय लिखते हैं. क्यों बता रहा हूँ थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा. ये डिफाइंड एज और गिवन बाय को लेके बहुत सारे गड़बड़ है, स्कूल में भी देखोगे बहुत सारे गड़बड़ है. इसीलिए एक्सीलरेशन के बारे में बहुत सारा मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है. मैं इतनी बार इसके बारे में बोल रहा हूँ, मिसकंसेप्शन. आप बोलोगे क्या तो सिंपल सा चीज है. कोई स्कूल टीचर को भी बोलेगा हाँ सिंपल सा चीज है, इसमें इतना मिसकंसेप्शन क्या है. अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से देखो. हाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज. ठीक है, चलिए पहले हम डेफिनेशन को ही समझने की कोशिश करते हैं. डेफिनेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल. मतलब
कोई पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा है तभी एक्सीलरेशन होगा और कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है उसके हिसाब से कितनी ज्यादा एक्सीलरेशन है पता चलेगा। एक्सीलरेशन को मेजर करने के लिए हमें किसी बॉडी को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर उसका वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सीलरेशन है, कितना है, अगर जल्दी जल्दी बदल रहा है तो ज्यादा है एक्सीलरेशन, धीरे धीरे बदल रहा है तो एक्सीलरेशन कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? रेट ऑफ चेंज का मतलब हाउ फास्ट और हाउ स्लो द वेलोसिटी चेंजिंग। अब जब वेलोसिटी बदल रहा है, हो सकता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, हो सकता है कि उसका स्पीड बदल रहा है, हो सकता है दोनों बदल रहे हैं। खाली डायरेक्शन बदलेगा तब भी एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा? जैसे आप स्पीड में जा रहे हो कांस्टेंट स्पीड में और किसी एक टर्निंग पे टर्न लिए, स्पीड में बदलाव आया क्या? नहीं आया। आपको लगेगा हाँ मेरा तो एक्सीलरेशन नहीं हुआ। नहीं 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 वो बात नहीं, आपका स्पीड के साथ उसको कोई मतलब नहीं था, मतलब था वेलोसिटी से। जैसे आप टर्निंग ले लिए, क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदल गया? बदल गया, मतलब देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या? देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज सम एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है क्या? सोचो कि और जल्दी जल्दी अगर वेलोसिटी बदल रहा है तो ज्यादा एक्सीलरेशन है, धीरे धीरे बदल रहा है तो कम एक्सीलरेशन है। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, when velocity changes at a faster rate, the acceleration is more and vice versa। ठीक है, and vice versa मतलब वेलोसिटी अगर धीरे धीरे बदल रहा है तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज स्मॉल। क्या मेरी बात समझ में आया? अच्छा, अगर समझ में आया तो मेरे को बताओ, कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देख के बताना। ये पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, उसका रास्ता ऐसा है, ठीक है। कोई पार्टिकल इस रास्ते में गया, इस रास्ते में गया, इधर से होते हुए आया, इधर से होते हुए गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, पार्टिकल इज मूविंग विथ, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, is moving with constant speed. Is it accelerating? Yes, sir. Yes, sir. पहला क्वेश्चन जिसका आप लोग सही आंसर दिए, where acceleration is more, और out of A and B, where acceleration is more। Sir, at D Point point. B. देखो कहां पे उसका डायरेक्शन जल्दी जल्दी बदल रहा है, ए में कि बी में? B में। बी में। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? ए पे तो डायरेक्शन बदल रहा था लेकिन धीरे 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 डायरेक्शन बदल रहा था, यहां पर तो फटाक से बदल गया। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग इट? तो यू फाइंड द एक्सीलरेशन इज मोर एट बी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज फास्टर। कितना है मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है जल्दी जल्दी बदल रहा है, तुरंत डायरेक्शन बदल दिया है ना। तो आप कहोगे आंसर क्या हो गया? पहला वाले का हो गया यस, पहला वाले का आंसर हो गया यस, और दूसरा वाले का हो गया एक्सीलरेशन एट बी इज मोर देन एक्सीलरेशन एट ए। आपको ये चीज समझ में आना जरूरी है। क्या सबको ये स्टेटमेंट समझ में आया और इसका आंसर समझ में आ गया? Yes, sir. यही। अच्छा, अब सोचो जब आप किसी प्लेन रोड में जा रहे हो, यू मे बी गोइंग अप, you may be going down, you may be coming across a hump on the road। जब आप किसी डाउन में नीचे जा रहे हो गाड़ी में, या अप में चढ़ रहे हो, या फिर किसी हम्प्स को जब करके निकल गए, कौन सा केस में आपका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है? हम्प पे सडन चेंज इन वेलोसिटी हुआ। अरे नहीं, जब हम्प्स पे सडन चेंज इन वेलोसिटी हुआ कि नहीं हुआ? एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट द हम्प। और आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है कि नहीं?
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जहां पर एक्सीलरेशन ज्यादा है वहां पर फोर्स भी ज्यादा है। गाड़ी टूटेगा तो कहां पे टूटेगा? हम पे टूटेगा कि डाउन पे टूटेगा कि अप पे टूटेगा? हम पे टूटेगा। एक्सीलरेशन मोर, फोर्स इज मोर। आर यू गेटिंग? ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। जहां पर सडन चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वहां पर सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन है। यस यस यस। तो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड दिस आइडिया कि नॉट नेसेसरली a body has to speed up or speed down to get acceleration. It may change its direction to get acceleration also. When you are taking a turn at a curved track with constant speed, even with constant speed, you are undergoing certain acceleration. Why? Acceleration is not rate of change in speed. It is the rate of change in velocity of a particle. Whenever there is a change in velocity, there must be some acceleration. Faster is the change in velocity, greater is the acceleration. Are you getting? समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यूजुअली एवरेज एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ते नहीं है। डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को डिफाइन किए थे, लेकिन किसी काम का नहीं है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी बन सकता है लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। व्हाट वी रियली नीड इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इफ वेलोसिटी ऑफ a body changes from V1 to V2 in a small time of t seconds, then acceleration is rate of change in velocity। मतलब अगर t सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी हुआ है v2 माइनस v1, 1 सेकेंड में कितना होता है कि नहीं? तो हम कहेंगे इट इज v2 माइनस v1 बाय t। अगर t छोटा नहीं है, बड़ा है, विल कॉल इट एवरेज एक्सीलरेशन। t छोटा है तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एंड अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर था। कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर था। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है तो एवरेज एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बराबर होगा। क्योंकि आपकी लेवल की पढ़ाई में हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन पढ़ते हैं, जहां पर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन कर रहा है, तो वहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन या एवरेज एक्सीलरेशन बताने की जरूरत नहीं पड़ता है कि नहीं? क्योंकि आपकी लेवल में कोर्स सिलेबस में क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। जब आप हाई लेवल में जाओगे अब देखोगे ढेर सारे किस्म की मोशन है, एंड देयर either two types, either uniform acceleration, non uniform acceleration। तब वो चीजों के ऊपर सेग्रीगेट करने की जरूरत पड़ेगा। अभी आपके लेवल में ज्यादा से ज्यादा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन पढ़ोगे तो एवरेज एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आर द सेम थिंग। चल के चलो जब तक आप छोटे हो, अगले साल तक थोड़े थोड़े और बड़े हो जाओगे तो एक्सीलरेशन के और भी अंदर घुसेंगे और समझेंगे चीज क्या है। ठीक है, अभी इतने में खुश रहना है। तो क्या हो गया ये v2 माइनस v1 बाई t। ये चीज अगर t बड़ा है, एवरेज एक्सीलरेशन छोटा है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों बराबर है। समझ में आना? तो हमें पता चल गया एक्सीलरेशन इज, एक्सीलरेशन कैसे लिखते हैं इसको? वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि v2 इज ए वेक्टर, v1 इज ए वेक्टर। एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर को माइनस करो तो क्या मिलेगा? वेक्टर। टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, तो एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन बन गया एक वेक्टर। किसी वेक्टर को 2, 3, 5 किसी में भी डिवाइड करो, वेक्टर का डायरेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या आप में से कोई थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकते हो यूनिट क्या होगा? ऊपर वाले का मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड माइनस करेंगे, क्या बचेगा? मीटर पर सेकंड बाय टाइम इज सेकंड। क्या हो गया? मीटर पर। यस यस, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन।
समझ में आया क्या? डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या है? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज, अब एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर, है ना, इसको लिख लेते हैं, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर, direction of acceleration is in direction of किसकी डायरेक्शन में होगा? है कोई इंटेलिजेंट बताने के लिए? v2 माइनस v1 की डायरेक्शन में होगा। इज इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो इतना समय से आ गया है तो बढ़िया है, v2 माइनस v1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ v2 माइनस v1। लेकिन आपकी लेवल में हम वेक्टोरियली ज्यादा डील नहीं करेंगे। वी शैल रीड ऑल दीज थिंग्स इन क्लास 9 अगेन, तब चीजें कुछ दूसरा रहेंगे, सेम चीज रहेगा, तड़का दूसरा रहेगा, है ना। तब हम वेक्टोरियली सारा चीज को डील करेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वहां पर पढ़ेंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते में भी जा रहा है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे वेलोसिटी बदल रहा है, क्यों? क्योंकि स्पीड बदल रहा है। वहां पे पढ़ेंगे वेलोसिटी बदल रहा है, स्पीड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, फिर कैसे करते हैं? समझ में आ रहा ना? दैट वे आई विल इम्प्रूवाइज माय लेवल ऑफ टीचिंग। एज यू ग्रो, आपके साथ साथ में आगे बढ़ूंगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। थोड़ा सा जान लो। अच्छा, हम आपको ट्रायंगल लॉ पढ़ाए हैं, जिसमें आपको मैं पढ़ाया हूं व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये क्या आ गया? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स नहीं पढ़ाया हूं, तो अभी इसके अंदर नहीं जाएंगे। वो सब चीज पढ़ने के लिए हमारे पास समय है, उम्र है, फिर देखेंगे अगले क्लास में वो सब चीज, अगले साल वो सब चीजें देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज समझ में आया कि एक्सीलरेशन इज दिस। नाउ यहां से हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सामने आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? लिखते हैं, फॉर ए particle moving along a straight line, मैं आपकी केसेस को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अगर उसका एक्सीलरेशन है तो क्यों है? पक्का उसका स्पीड बदल रहा होगा, डायरेक्शन तो बदल नहीं रहा है। The acceleration is due to change in speed। तो क्या लिखेंगे? फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज, हाँ, स्ट्रेट लाइन in a fixed direction, the acceleration or the velocity can change. The velocity can change only by magnitude। मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता, डायरेक्शन नहीं बदल सकता। So acceleration there refers to increase or decrease in speed। जो दिमाग में आपका था शुरू में एक्सीलरेशन बोलने से जो आप बोलते थे, स्पीड बढ़ा तो एक्सीलरेशन है, घटा तो रिटार्डेशन है ना? वो क्यों? देखो, वो स्पेसिफिक केस है, जनरलाइज्ड केस नहीं है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड नहीं बदलेगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा? नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा होगा तो। इसलिए अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो आप लोग जो जानते थे वो इनकम्प्लीट कंसेप्ट था, मिसकंसेप्शन तो था नहीं, बट टोटल एक्सीलरेशन का इनकम्प्लीट कंसेप्ट था। अभी कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आया। व्हाट इज एक्सीलरेशन? कब कोई बॉडी एक्सीलरेट करता है? जब उसका वेलोसिटी बदलता है। वेलोसिटी बदलता है, कैसे बदलता है? आए तो स्पीड बदलता है, या फिर डायरेक्शन बदलता है, या फिर दोनों बदलते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अभी सोचो कि कोई बॉडी एक्सीलरेट करने से उसका स्पीड बदलता है या वेलोसिटी बदलता है, या फिर वेलोसिटी बदलने से उसका एक्सीलरेशन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई बॉडी जब एक्सीलरेट करता है तब उसका वेलोसिटी में बदलाव आता है, कि कोई बॉडी का जब वेलोसिटी में बदलाव आता है तब उसका एक्सीलरेशन होता है।
बाप कौन बेटा कौन? एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को पैदा करता है कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन को पैदा करता है? चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन को पैदा करता है। आप जब गाड़ी में जाते हो, एक्सीलरेटर दबाते हो तो गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है कि बढ़ जाने से आप एक्सीलरेटर दबाते हो? एक्सीलरेटर दबाने के बाद बढ़ता है। इसका मतलब एक्सीलरेशन कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डू नॉट कॉज एक्सीलरेशन। यू मस्ट नो हु इज द कॉज, हु इज द इफेक्ट। इसलिए तो मैं शुरू में बता रहा था गिवन बाय एंड डिफाइंड एज का डिफरेंस। समझ में आ रहा है क्या? एक्सीलरेशन होने से वेलोसिटी बदलता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन। समझ में आया क्या? अब एक्सीलरेशन कौन है? बाप है। चेंज इन वेलोसिटी बेटा है। तो एक्सीलरेशन का भी तो कोई बाप होगा नहीं, चेंज इन वेलोसिटी का ग्रैंडपा। तो कौन इसका बाप है? मतलब किसके लिए कोई बॉडी एक्सीलरेट करता है? व्हाई ए बॉडी एक्सीलरेट्स, दैट आल्सो यू नो। कोई बॉडी रखा है, यस, फोर्स जब अप्लाई होता है कोई बॉडी एक्सीलरेट करता है। फोर्स बाप है एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन बाप है किसका? चेंज इन वेलोसिटी का। तो एग्जाम में आएगा, बताओ फोर्स चेंज इन वेलोसिटी का क्या हुआ? अब बोलोगे ग्रैंडफादर। अरे ऐसे नहीं आएगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो आप कहोगे कि कोई बॉडी का एक्सीलरेशन कब होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन, बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो क्या लिखेंगे? When a force acts on a body, it undergoes acceleration। और शायद आपको मालूम होगा that acceleration is given by force by mass। m क्या हो गया? मास। कौन सा यूनिट में? केजी में। फोर्स क्या हो गया? फोर्स। कौन सा यूनिट में? न्यूटन में। और ये यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? इसका मतलब एक्सीलरेशन को आप दो तरीके से देख सकते हैं। उसका इफेक्ट को देखो, वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है, एक्सीलरेशन वहां से पता कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला v2 - v1 बाय टाइम। और देखो कि बॉडी के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है। नहीं, जो फोर्स आ रहा है, फोर्स बाय मास इज एक्सीलरेशन। समझ में आया क्या? एक्सीलरेशन जानने की हमारे पास दो तरीके आ गए। वन बाय लुकिंग एट इट्स इफेक्ट। देखो कि वेलोसिटी v2 - v1 होने के लिए कितना समय लगा। v2 - v1 बाय टाइम विल गिव यू द एक्सीलरेशन। दूसरा तरीका क्या हुआ? देखो कि वो बॉडी के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है। कोई फोर्स देगा तभी ना उसका वेलोसिटी बदलेगा। तो फोर्स कितना अगर पता चल गया, फोर्स बाय मास हो गया एक्सीलरेशन। समझ में आया क्या? अभी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है, कैसे पता करेंगे? बट बिफोर दैट एक छोटा सा फोर्स जो हरदम काम में आता है वो है वेट ऑफ ए बॉडी, द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आपको मालूम है कोई मास m का वेट कितना होता है? मास इनटू ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये चीज थोड़ा याद रखेंगे तो हमें कैलकुलेशन में आसान होगा। द वेट ऑफ ए बॉडी of mass m is equal to m into g, where g is called acceleration due to gravity। ये चीज को याद रखना। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ेंगे, अभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा फंडामेंटल तो आपके पास होना चाहिए। मास और वेट में अंतर आपको समझ में आना चाहिए, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जी हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वैल्यू कितना होता है इसका? होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन में आसान होगा। ये पॉइंट को याद रखना। दिस इज नॉट ए नोट पॉइंट अंडर एक्सीलरेशन, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक जानकारी है जो आपके पास होना चाहिए। तो अगर हम कहेंगे कि हमारे पास 2 केजी का मास है, उसका वेट कितना होगा? जी को 10 ले लो, कितना होगा? 20 न्यूटन। 2 इंटू जी 20 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? 4 केजी मास का वेट कितना होगा? 4 केजी मास है, 4 इंटू
10, दैट इज 40 न्यूटन। अच्छा, आप जब मार्केट में आलू खरीदने के लिए जाते हो, यू आस्क हिम फॉर वेट और मास। वेट मांगते हो? कभी आलू वाले को जाके बोलो कि 20 न्यूटन आलू दो, वो आलू फेंक के मारेगा तुमको। हम क्या मांगते हैं? मास। 2 kg का आलू दो, है कि नहीं? उसको जाके एक बार मांगो कि भाई साहब 20 न्यूटन का आलू दे दो, फेंक के मारेगा, कहां से पागल है 20 न्यूटन आलू। बोला ऐसा वाला आलू हमारे पास है नहीं, मास में मांगते हैं। नहीं? अच्छा, तो कोई बॉडी का अगर मास हमें मालूम है, वेट हम निकाल सकते हैं। और वेट कहां पे आता है बॉडी के ऊपर? हर जगह आता है, कहीं भी रखो। नहीं, अगर आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाओगे बात अलग है। ऑन अर्थली बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेरेवर यू बी यू फील ए वेट। नहीं, कोई बोलते हैं कि मेरा वेट बढ़ गया, उसको क्या करना चाहिए? जी घटाना चाहिए कि मास घटाना चाहिए? जी को कैसे घटाओगे? वो तो अर्थ के लिए है नहीं? अर्थ से बाहर चले जाओगे, हाँ अभी वेटलेस हो गए। तो वेट घटाने का आसान तरीका हुआ क्या? एक तो अपना मास घटाओ, दूसरा हुआ अर्थ से दूर भाग जाओ, आपका वेट घट गया, आप भी खुश। नहीं, जुपिटर गए तो 8 टाइम बढ़ जाएगा। जुपिटर में क्यों जाओगे? चांद में जाओगे, बहुत कम है। इधर आप अगर हो 600 न्यूटन, वहां पर बन जाओगे 100 न्यूटन, क्योंकि वो G/6 है। अब बोले मेरा तो देखो वेट लॉस हो गया, लेकिन किसी काम के नहीं होगा। एनीवे, नाउ व्हाट वी सी हियर, वेट इज मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 2 kg मास है तो 2 × 10 कर दी तो हो गया 20 न्यूटन। वेट का यूनिट है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स इज वेट, वेट इज फोर्स, दोनों बराबर है। वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? हाँ, अब हम वापस चलना चाहते हैं कि अगर एक्सीलरेशन के चलते वेलोसिटी बदल रहा है, फोर्स के चलते एक्सीलरेशन हो रहा है, अभी आपको पूछा जाएगा व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, तो आप क्या कहोगे? लेट अस। बड़ी गड़बड़ है यार। स्कूल बुक में देखोगे क्या डेफिनेशन लिखा है, हम लोग स्कूल बुक वाले डेफिनेशन को भी लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन डेफिनेशन बुक वाला लिखते हैं। बुक में लिखा है ए बॉडी इज सेड टू बी अंडर uniform acceleration motion if it undergoes equal change in velocity, change in velocity in equal interval of time, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर टाइम इंटरवल में बराबर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। बुक का डेफिनेशन है, स्कूल में भी रटाएंगे, आपको रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन सोचो इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग? हम कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अब यू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जैसे मान लो मेरा ये सामने वाला रूम जो है इसमें रेड ब्लू ग्रीन का स्ट्रिप्स बना है और ये वाला वॉल में वायलेट कलर है। कौन सा वॉल यूनिफॉर्मली कलर है? जो वायलेट कलर है कि नहीं? यूनिफॉर्म कलर मतलब हर जगह बराबर कलर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? क्या होगा? हर जगह बराबर एक्सीलरेशन। तो डेफिनेशन को और भी सिंपल कर सकते थे ना? क्या कर सकते थे? ए बॉडी इज said to be in uniform acceleration motion if, क्या लिखेंगे? its acceleration is constant, सीधा इतना लिख सकते थे, acceleration is constant, ये लिखते तो काम बन जाता। लेकिन ये लिखने की जगह हम क्या किए? एक्सीलरेशन का डेफिनेशन को घुसेड़ दिए। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वही चीज को लिख दिए, है कि नहीं? अननेसेसरी डेफिनेशन लंबा हो गया। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, तो आप कहोगे कि अगर इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन ये डेफिनेशन भी काफी नहीं है। वी मस्ट अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग बाय इट्स कॉज, नॉट बाय इट्स इफेक्ट। एलोपैथी और होम्योपैथी में तो वही अंतर है। आप जाओगे डॉक्टर के पास, ओ पहले तो आपको अपना प्रॉब्लम बताना पड़ता है, नहीं?
जाके खड़े हो जाओगे, सीधा चुपचाप खड़े हो जाओगे, डॉक्टर को पूछोगे बताइए तबीयत खराब क्या हुआ, आप डॉक्टर है पता कर लो, पता कर सकता है? यू हैव टू टेल, नहीं सर दर्द कर रहा है, अच्छा सर दर्द कर रहा है, एलोपैथी वाले क्या करेंगे, आपको टोपा टैबलेट देके छोड़ देंगे, सर दर्द ठीक हो गया, दे आर हीलिंग द इफेक्ट। होम्योपैथी वाले बोलेंगे सर दर्द हो रहा है, कल क्या खाए थे, नहीं कुछ तो नहीं खाए थे, नहीं याद करो, नहीं 20 समोसा खाए थे, अच्छा 20 तो समोसा खाए थे, अच्छा पहले जब कभी खाए थे 20 समोसा, हाँ उससे पहले भी खाए थे, अच्छा उससे पहले भी 20 समोसा कभी खाए थे, सर दर्द हुआ था, नहीं हुआ था, मतलब पहले 20 समोसा खाने से सर दर्द नहीं हो रहा था, अब 20 समोसा खाने से सर दर्द हो रहा है, मतलब उसका कुछ एलिमेंट है, कुछ कॉज है, तो उसके लिए मेडिसिन देते हैं, दैट इज होम्योपैथी। समझ में आया? दे ऑलवेज ट्रीट द कॉज ऑफ द बीमारी। एलोपैथी वाले इफेक्ट, क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, दे दिया पेट दर्द बंद, क्यों हो रहा है उसको नहीं बंद किया, तो बाद में 2 दिन बाद फिर से पेट दर्द हुआ। नहीं, वैसे था एक डॉक्टर, एलोपैथी का डॉक्टर, वो बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट करते थे। कैसे करते थे, बोले हम एलोपैथी के डॉक्टर है, आपका जो प्रॉब्लम लेके आओगे मैं बंद कर दूंगा, सही कैसे? कोई गया बोला कि सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, चुपचाप खड़े रहो, सीधा खड़े रहो, वो क्या क्या बहुत जोर से खींच के उसके पेट में एक बॉक्सिंग मार दिया, वो मर गया, चले क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, नहीं, हाँ देखो सर दर्द ठीक हो गया, उसका पैसा पहले में दे दो, क्योंकि अभी पेट दर्द के बहाने वो सर दर्द भूल चुका है ना। एक ट्रीटमेंट, एलोपैथी ऐसे ही है, आपका एक ट्रीटमेंट करेंगे, एक चीज सही करेंगे, दूसरा खड़ा करके छोड़ देंगे, 25 तो मेडिसिन दे देंगे, पता चला किडनी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, लिवर का प्रॉब्लम शुरू हो गया, वो एलोपैथी। होम्योपैथी क्या है, दे विल गो फॉर द कॉज को ट्रीटमेंट करेंगे ताकि ये चीज ना हो, क्यों हो रहा है ना। आदमी का बनाया हुआ कंप्यूटर खराब नहीं होता है, भगवान का बनाया हुआ इंसान का तबीयत खराब हो जाएगा, कोई बात है? और ये सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है भाई, कोई साइंस का साइंटिस्ट है आज तक जो इंसान बना पाएगा, जोड़ जाड़ के, असेंबल करके, पैदा करके तो हर कोई कर लेता है, असेंबल करके कर सकता है क्या? इधर हाथ ला, इधर आंख ला, सब ला, बनाने के बाद इंसान तो बन जाएगा, लेकिन जान कैसे फूकेगा उसके अंदर, वो भी चलेगा क्या? नहीं हो सकता। तो ये मशीन भगवान बहुत बढ़िया से बना के छोड़े, तुम लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं। इफ यू कीप योर बॉडी, वांट टू कीप योर बॉडी हेल्दी, कीप इट इन हेल्दी सराउंडिंग। अच्छा, ए बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे होगा? कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन में कैसे जाएगा? नहीं, वो तो अरे कोई बोला है कि स्पीड और डायरेक्शन से चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो है नहीं। अब क्या कोई बॉडी को कांस्टेंट एक्सीलरेशन में रखने के लिए उसका वेलोसिटी को नहीं बदलेंगे? अरे एक्सीलरेशन हो रहा है और वेलोसिटी को नहीं बदलेंगे, कैसे हो सकता है? नहीं, वेलोसिटी बदल रहा होगा, बराबर रेट ऑफ चेंज। वी आर शायद ये स्टेटमेंट को फिर से वायलेट कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इफ ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। हम सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखे? एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट देन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। हम तो अभी देखे कि कोई बॉडी का एक्सीलरेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और बिकॉज ऑफ फोर्स। किसके लिए होता है? चेंज इन वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन होता है कि फोर्स आने से किसी बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन होता है? फोर्स आने से होता है। यस, तो कोई बॉडी का एक्सीलरेशन को कांस्टेंट रखने के लिए हमें उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगाना है। फोर्स तो हमें लगाना होता है कि नहीं? हम अगर कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो कहेंगे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट से और थोड़ा सा इंप्रूवाइज करके हम लोग लिखेंगे ये, व्हेन ए बॉडी इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ए बॉडी इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, इट्स एक्सीलरेशन is constant और it is in uniform acceleration motion। ऐसे लिख सकते हैं, it is in uniform acceleration motion। क्या ये बात को अभी मैं बढ़िया से समझा पाया? कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कब करेगा? जब उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स आएगा। अच्छा, फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है ना, वेक्टर है। तो कांस्टेंट फोर्स मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी हम कहेंगे कांस्टेंट फोर्स।
अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो गए तो हम कहेंगे ये कांस्टेंट फोर्स हुआ। कांस्टेंट फोर्स हुआ तो एक्सीलरेशन हुआ कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ तो हम कहेंगे इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? आ रहा ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है, हाँ। तो चलिए अब मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूं, आपको रिकॉग्नाइज करना है इनमें से कौन कौन सा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, चूज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशंस among the following। नीचे दिए गए कुछ फिगर में आपको देखना है और बताना है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इनमें से कौन कौन है। ठीक है, पहला दे रहा हूं। पहला वाला है कि सपोज हम कहेंगे कोई बॉल को ऊपर फेंके और गया ऊपर, आया नीचे, सीधे ऊपर फेंक दी। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अप। ठीक है, कोई बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक दिए, इट गोज अप एंड कम्स डाउन। आपको बताना है ये कंप्लीट मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं है। मैं पेन को फेंका और क्या किया, ये जो मोशन इसका हुआ ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं। समझ में आया? आपको सोचना है, सोचना है। आप पहले आंसर तैयार करके रखो, फिर मैं पूछूंगा आपको। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हुआ एन इलेक्ट्रॉन is moving around nucleus in a circle with constant speed। कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। बताना है कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस विद कांस्टेंट स्पीड। आपको बताना है कि ये जो मोशन आप देख रहे हो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं। मैं क्यों ये चीजें आपसे करवा रहा हूं, इसलिए क्योंकि अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा तभी जाके उसमें हम वो v2 - v1/a इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को रिलेट कर पाएंगे। इसलिए अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है उसके ढेर सारी इक्वेशंस है जो आपको थोड़ी हायर क्लासेस में पढ़ना है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के बारे में आप पढ़ोगे तो एकदम हायर क्लास में, क्लास 11 में जाके पढ़ोगे। बाकी उससे पहले सब आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन रहेगा। हमें पता करना है कि दोनों मोशन में से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन क्या है। बुक वाला डेफिनेशन को देखो, इफ ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। क्या कुछ पता चल रहा है देख के? चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, कितना समय में हो रहा है, क्या बुक वाला डेफिनेशन से बता सकते हो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? नहीं। दूसरा था इफ ए बॉडी इज अंडरगोइंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। क्या इसका एक्सीलरेशन कुछ दिख रहा है? तो कैसे पता करोगे? तीसरा डेफिनेशन याद करो, कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है कब? जब उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स आ रहा है। व्हेनेवर ए बॉडी इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। चलिए पहला केस में देखिए, जब ये बॉल को मैं ऊपर फेंका, ये बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गया नीचे आया। ध्यान से देखो, इस पेन को मैं ऊपर फेंका और नीचे आया। जब ये जा रहा था और आ रहा था रास्ते में उसके ऊपर कोई फोर्स था क्या? क्या फोर्स था इसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स था। क्या वो फोर्स mg है? हाँ mg है। क्या उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ था? हाँ नीचे की तरफ था। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट थे, है कि नहीं? तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यस, क्यों
क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाय मास होता है, एक्सीलरेशन फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे? यस, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। दूसरे वाले में देखो, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। क्या आपको ये थोड़ी सी जानकारी है कि कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, सबको मालूम है क्या? सर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव। यस, वही तो चेक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। अब हाँ जी बोलते तो हम सोचते मालूम नहीं है, फेंक रहे हैं, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्शन होता है। अच्छा, अट्रैक्शन हुआ। अब वो जो अट्रैक्शन है, ये चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब ऑब्वियसली ये ज्यादा दूर पे रहेगा तो कम फोर्स होगा, पास में होगा तो जोर से खींचेगा, ये ऑब्वियस चीज है। नॉर्थ पोल साउथ पोल को पास रखोगे ज्यादा खींचा होगा, दूर में रखोगे कम फोर्स होगा। यहाँ पे भी अभी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर में। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हर वक्त बराबर डिस्टेंस पे है? हाँ, हर वक्त बराबर डिस्टेंस में। क्या उसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो हर वक्त कांस्टेंट है? यस और नो? नो 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 सर, अभी देखो सोचो ना, कांस्टेंट नहीं आ रहा है। देखो, जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तब फोर्स ऐसे आया कि नहीं आया? जब यहाँ पे आया फोर्स ऐसे आया कि नहीं आया? फोर्स इज ए वेक्टर है भैया, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट। इधर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कांस्टेंट? नो, फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कांस्टेंट। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तो आंसर हुआ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग। फोर्स कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया क्या? आई गो फॉर ए चेंज अगेन, आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। यहां पर देखिए कि कोई एक ब्लॉक रखा हुआ था जिसको किसी एक वाल के साथ स्प्रिंग के जरिए हम जोड़ दिए थे। अब कोई बंदा आया, इसको एक किक मारा तो ब्लॉक आगे गया, वापस आया और झूमने लगा। ये झूमता हुआ ब्लॉक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है या नहीं है? दूसरा हुआ डी में लेते हैं। सपोज आपने अपनी दोस्त के साथ स्कूल प्लेग्राउंड में कैच खेल रहे हो। आप यहां से बॉल को फेंके, बॉल गया ऐसे, आपका दोस्त कैच कर लिया। ये मोशन बताना कि इन दोनों मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है या नहीं है। चेक करने का तरीका मैं बता चुका हूं। क्या देखना है? चेंज इन वेलोसिटी? नो, देखना है फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब देखिए तो पहला वाला क्या होगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? पहले बताओ, ये वाला क्या? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, दोनों यूनिफॉर्म। ठीक है, ये चलिए देखते हैं। पहला वाला केस में देखो तो जब आप ये ब्लॉक को किक मारे, ब्लॉक इधर भागा, ये स्प्रिंग जब ये ब्लॉक आके, सपोज ये ब्लॉक आके कुछ यहां पे पहुंच गया था, मतलब यहां पे पहुंच गया था, तब ये स्प्रिंग इसको ढकेल रहा था कि पुल कर रहा था? सर पुल कर रहा था ना। इट वाज पुलिंग द ब्लॉक और पुशिंग द ब्लॉक। ब्लॉक जा रहा है ऐसे, स्प्रिंग इसको वापस खींच रहा था कि दूर ढकेल रहा था? वापस खींच रहा था। अच्छा, जब ये ब्लॉक खींचा, इधर आया, आके यहीं पे कहीं पहुंच गया था, तब ये स्प्रिंग इसको पुश कर रहा था कि पुल कर रहा था? मतलब स्प्रिंग कभी पुल कर रहा है, कभी पुश कर रहा है कि नहीं? मतलब डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है क्या? नहीं। थिंक अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। जब ये जितना ज्यादा दूर में होगा, स्प्रिंग उतना जोर से खींचेगा, है कि नहीं? कोई स्प्रिंग को थोड़ा सा आप खींचोगे, वो आपको धीरे से वापस खींचेगा। स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींचोगे तो वो बहुत जोर से आपको खींचेगा। मतलब स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों बदल रहे थे। तो ये जो मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है?
सर नॉन यूनिफॉर्म। यस, आंसर हुआ नॉन यूनिफॉर्म। पहला वाला हम देख लिए थे, ये यूनिफॉर्म है, ये था नॉन यूनिफॉर्म। अब हमें मिला ये है नॉन यूनिफॉर्म। व्हाई? मैग्नीट्यूड एंड direction of acceleration, direction of force is changing। बताओ, आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा? देखो तो, जैसे आप इसको फेंके, ये हवा में उड़ता हुआ जा रहा था, आप खड़े हो, वो दोस्त खड़ा है, ये उड़ता हुआ जा रहा है। रास्ते में जब इधर से जा रहा था, इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? ग्रेविटी। कैसे? यस। क्या ये फोर्स कांस्टेंट था थ्रू आउट द मोशन? यस। उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट था। यस, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट था, डायरेक्शन भी कांस्टेंट था। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। समझ में आया क्या? वेलोसिटी तो बदल रहा है, लेकिन वेलोसिटी से हमें एक्सीलरेशन नहीं देखना है, हमें तो उसका कॉज से देखना है। कॉज क्या है? फोर्स। इज द फोर्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन? यस, सो इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। नाउ यू कैन से यस, दिस बॉडी विल अंडरगो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया क्या? To recognize whether a motion is uniform acceleration motion or non-uniform acceleration motion, हमें ये देखना पड़ता है कि ये फोर्स इसके ऊपर क्या आ रहा है। आगे चल के अगर हमारे पास, अभी हम सेट ऑफ इक्वेशंस भी डेवलप करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की केस में ये चीजें होते हैं। अगर गलती से कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में हुआ, आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन वाले फॉर्मूला लगा दिए, तो इतना बड़ा एक अंडा मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंडे रह जाएंगे, है कि नहीं? तो बी केयरफुल, समझना इसको। बताओ, क्या मैं आपको एक्सीलरेशन समझा पाया ढंग से? यस सर। तो अभी तक हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में देखे क्या? शुरू से देख लेते हैं एक बार। इट इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी बदलेगा तब एक्सीलरेशन है, जल्दी जल्दी बदलेगा तब ज्यादा एक्सीलरेशन है, धीरे धीरे बदलेगा कम एक्सीलरेशन है। फिर क्या देखें कि वेलोसिटी को बदलने के लिए आपको या तो स्पीड बदलना है या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलना है ना? इसका मतलब कोई अगर पार्टिकल किसी एक कर्व पाथ में जा रहा है तो पक्का उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। व्हाई? वेलोसिटी इज अलोंग द पाथ, डायरेक्शन इज अलोंग द पाथ, डायरेक्शन बदल रहा है तो एक्सीलरेशन है। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर कर्व पाथ में जा रहा है तो पक्का उसका कुछ एक्सीलरेशन है। फिर हम लोग क्या देखे? फिर हम लोग देखे कि अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी v1 से v2 बन जाता है इन ए टाइम ऑफ t सेकेंड्स, अगर t लार्ज है तो v2 माइनस v1 बाई t विल गिव यू एवरेज एक्सीलरेशन, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। यूजुअली जैसे हम लोग एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज करते थे, यहाँ पर ऐसे ही एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दो टर्म आते हैं, लेकिन एवरेज एक्सीलरेशन का बहुत ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, फिजिकल इंपोर्टेंस नहीं है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी हुआ v2 माइनस v1 इन ए स्मॉल टाइम ऑफ t सेकेंड्स, देन दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग प्यार से एक्सीलरेशन कहते हैं, पूरा नाम से नहीं बुलाते, है ना? अच्छा, acceleration is a vector, direction of acceleration is in direction of change in velocity। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उसका इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उसका डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो एक्सीलरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी को बदलना है। अब डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो स्पीड को बदलना है ना? स्पीड बढ़ेगा तो हम इसको कहते हैं एक्सीलरेशन, घटेगा तो इसको कहते हैं रिटार्डेशन। जबकि काइनेमेटिक्स चैप्टर में देयर इज नथिंग लाइक रिटार्डेशन, ओनली एक्सीलरेशन।
पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। कोई बॉडी ऐसे जा रहा है, आप पीछे से धक्का दोगे, फोर्स लगाओगे, एक्सीलरेशन, आगे से रोकोगे, रिटार्डेशन। दोनों ही केस में आप फोर्स ही दे रहे हो, बट एक केस में स्पीड बढ़े जा रहा है, दूसरे केस में स्पीड घटे जा रहा है ना। खैर आपके लेवल में हम एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन करके दो टर्म में समझाते हैं। फिर हम क्या देखें, द एक्सीलरेशन इज नॉट डिफाइंड बाय द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, it is either defined by the effect of a force given by F is equal to F by m, A is equal to F by m, F is the mass in kg, force is the F is the force in Newton। फिर हम लोग देखे थे कि weight of a body of mass m is equal to mg, g is acceleration due to gravity, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं, जिसमें बॉडी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। बुक वाला डेफिनेशन क्या था, इफ ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तो हम लोग उसको रिड्यूस कर दिए, इफ ए बॉडी अंडरगोज कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। लेकिन ये दोनों ही डेफिनेशन काफी नहीं थे कि कोई मोशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है या नहीं है जानने के लिए। तो फिर हम लोग क्या डेफिनेशन निकालिए कि व्हेनेवर ए बॉडी इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, whenever a body is driven by a constant force, तो force by mass होता है acceleration, तो it undergoes uniform acceleration। Constant force refers to constant magnitude force as well as direction of force must be also constant, क्योंकि force एक वेक्टर है ना। अच्छा ये सब देख लिए। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि ये सब मोशन को कैसे पता करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है या नहीं। जैसे ये वाला ऊपर फेंके नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ड्यूरिंग द एंटायर मोशन the only force which was acting on it was the weight, so force is constant throughout the motion, so uniform acceleration motion। Here magnitude of force may be constant, the electron revolving around nucleus, but the direction of force is changing, so it is a non-uniform acceleration motion। Here the block was oscillating, the direction and magnitude of force on the block due to the spring was continuously changing, it is a non-uniform acceleration motion। Here the ball is thrown like this in air, when it is moving the only force acting on it is mg, magnitude and direction of force is constant, so it is uniform acceleration motion। और कहानी हम लोग इतने तक पढ़ चुके हैं, इससे आगे चलना। Let us see now I want to develop an equation, ठीक है, fundamental definition जो आप जानते हो। तो we know that acceleration is equal to v2 minus v1 by time, है ना, v2 minus v1 by time। इससे क्या पता चला कि v2 minus v1 is equal to acceleration into time। अच्छा इसका मतलब v2 is equal to v1 plus at। बस इसमें v2 को हम क्या कहते हैं, v2 is फाइनल वेलोसिटी और v1 पहले लिखेंगे, पहले v1 लिखेंगे, v1 is इनिशियल वेलोसिटी जिसको आगे आगे हम लोग u से लिखेंगे, v2 is फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कितने समय के साथ, आफ्टर हाउ मच टाइम, t सेकेंड्स, और a is एक्सीलरेशन और v को जो v2 है इसको हम लोग v लिखते हैं। सो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी ए वेरी पिक्यूलियर एंड इंटरेस्टिंग वेरी कॉमन रिलेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये रिलेशन आपको समझ में आना जरूरी है। ओके तो ये एक इक्वेशन है, इसे 7 इक्वेशन है, 7 इक्वेशन आर देयर, लेकिन आप लोग अभी एक ही पढ़ोगे, फिर आगे आगे पढ़ोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, displacement in the nth second of motion is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, ऐसे करके 7 इक्वेशन है। ठीक है, हम अभी पढ़ा रहे हैं एक, तुम लोगों को और थोड़ा सा हायर क्लास में जाने से पढ़ाएंगे 4, मैं अगले साल पढ़ाऊंगा 7। ठीक है, तो खैर यहाँ तक की चीजें हमें समझ में आ गया। कितना समझ में आया जानने के लिए नाउ वी वांट टू डू सम क्वेश्चंस। ओके, ये सब क्वेश्चन को भी एक बार हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एंड बी आर मूविंग विद सेम कांस्टेंट स्पीड। देखो ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, दिख रहा है कि ए इज मूविंग इन ए बिगर सर्कल, बी इज मूविंग इन ए स्मॉलर सर्कल। किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है? दोनों का स्पीड बराबर है,
अच्छा, पहले बताओ कि क्या ये एक्सीलरेट कर रहे हैं? क्यों एक्सीलरेट कर रहे हैं? यस यस, एक्सीलरेशन तो तब होता है जब वेलोसिटी बदलता है। स्पीड तो कांस्टेंट है, तो फर्क क्या पड़ता है? वेलोसिटी चेंजिंग, दोनों का वेलोसिटी बदल रहा है। वेलोसिटी बदल रहा है तो इट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, तो जिसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जल्दी जल्दी बदलेगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। जैसे ये इधर जा रहा था v स्पीड में, कौन? ए, ये एक बार घूम के यहां पे आएगा तो फिर v स्पीड में नीचे जाएगा, डायरेक्शन उल्टा हो गया। ए को डायरेक्शन उल्टा करने में ज्यादा समय लगेगा कि बी को अपना डायरेक्शन उल्टा करने में ज्यादा समय लगेगा? दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि ए को ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है ना, इसका स्पीड उसका स्पीड बराबर है। ए को ज्यादा दूर जा रहा है तो इट विल टेक मोर टाइम। तो डायरेक्शन को बदलने के लिए ए ज्यादा समय ले रहा है, डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए ए ज्यादा समय ले रहा है, बी कम समय ले रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए is less, slowly changing its direction. Rate of change in velocity of B is more because it is quickly changing the direction. इसका मतलब हम क्या कहेंगे? As direction of B, direction of motion of B is changing faster. Therefore एक्सीलरेशन ऑफ बी इज मोर देन एक्सीलरेशन ऑफ ए। ये सबको समझ में आया? ए बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए रूफ, इट स्ट्राइक्स ग्राउंड विथ 22 मीटर पर सेकेंड। किसी एक छत से एक बॉल को गिराया गया, ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था। जब नीचे आके पहुंचा तब उसका वेलोसिटी कितना था? 22 मीटर पर सेकेंड। आने के लिए कितना समय लगा? आप ऐसे कह सकते हो ना, हियर व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 0। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 22 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? अच्छा, व्हाट वाज द एक्सीलरेशन ड्यूरिंग मोशन? इट वाज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना है? जी को हम लोग 10 लेते हैं, दिया है डाटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा है टी बताओ, क्या हम नहीं बना सकते? ये तीनों को लेके कौन सा रिलेशन हमारे पास एग्जिस्टिंग है? v इज इक्वल टू u प्लस 85। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला फॉर्मूला को लगाएंगे तो v हो गया 22, u हो गया 0, a हो गया 10, t निकालना है और निकल गया 2.2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब इसको नीचे आने के लिए 2.2 सेकेंड लगा होगा। क्या ये बात समझ में आया? कितना सिंपल तो था, फॉर्मूला लगाना था v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक, वेरी गुड। काफी लोग आप में से ट्राई कर रहे हैं और बन रहा है। ठीक है, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट। ए बॉल वाज थ्रोन वर्टिकली अप विथ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। यहां पर समझने वाली चीज हुआ, कोई बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंके 20 मीटर पर सेकेंड, आपको क्या लगता है ये बॉल ऐसे ऊपर जाता रहेगा कि थोड़ी देर के बाद वापस आएगा? वापस आएगा। जब वापस आएगा तो क्या होगा? कुछ दूर तक गया होगा ऐसे, फिर यहां से वापस आना शुरू करेगा, है कि नहीं? बोला कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, यहां पे पहुंचा, कितना समय लगा? क्या बता सकते हो? आप अगर भाग के किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको कहा गया उल्टा भागो, तो आप करोगे क्या? पहले रुकोगे फिर उल्टा भागोगे, है कि नहीं? बिना रुके उल्टा भाग सकते हो क्या? फर्स्ट यू हैव टू कम टू रेस्ट। ये बॉल फेंका गया, ऊपर गया, रुका, फिर वापस गिरा, है कि नहीं? अगर ये बात है तो व्हाट वाज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? 0। जब कोई चीज को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, हाईएस्ट पॉइंट में उसका वेलोसिटी 0 है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट of motion is 0। तो अब हम A से B तक का मोशन करेंगे, A to B तक का मोशन को एनालिसिस करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी था
0। पूछा है क्या टाइम लगेगा, क्या बता सकते हो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था कि घट रहा था? घट घट मतलब इट वाज अंडर एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। हमारा v इक्वल यू प्लस at में एक क्या है, एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन? एक्सीलरेशन। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे, प्लस g लिखेंगे और माइनस g लिखेंगे? सर माइनस, क्योंकि ये रिटार्डेशन था मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव था। ओहो, अब v इक्वल टू यू प्लस at डाले तो मिला 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 10t और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। क्या सबको समझ में आया? यस, 2 सेकेंड्स। कितना सिंपल तो है, ठीक है। विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखना समझने पे जोर दीजिए, उतारने पे नहीं। समझ गए तो फिर दोबारा खुद करोगे तो उसमें आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। उतार लोगे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, समझ लोगे बाद में लिख लोगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a block was thrown on a rough floor with speed 20 meter per second, block was thrown on a rough floor with 20 meter per second। कोई ब्लॉक को हम किसी एक रॉक फ्लोर पे फेंके और वो भी 20 मीटर पर सेकेंड में, और आके रुका कहीं यहीं, जो जहां रुका कितना समय के बाद रुका, 4 सेकेंड के बाद रुका। ये टाइम था 4 सेकेंड। क्यों रुका? सर एक्सीलरेशन रिटार्डेशन। There was retardation. Why? Acceleration retardation takes place because of force. There was some frictional force जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। फ्रिक्शन था, रफ था। नहीं, अगर इसमें तेल डाले होते उतने समय में रुकेगा क्या? फ्रिक्शन कम हो जाएगा और दूर भागेगा। अच्छा, ये बात है। तो चलिए हम ऐसे करते हैं। फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी था 0, टाइम लगा 4 सेकेंड्स। एक्सीलरेशन पता करना था, चलिए पता करते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। v माइनस यू बाई टी कितना हो गया? 0 माइनस 20 बाई 4 इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? इसलिए तो नेगेटिव आया, इसीलिए तो नेगेटिव आया। अगर हम सेकेंड केस में देखेंगे, सेकेंड केस में देखेंगे कि अगर ये ब्लॉक को 25 में फेंका गया होता कितना समय लगता? अब 25 में फेंकेंगे, 25 मीटर पर सेकेंड में फेंकेंगे, उतनी समय में रुकेगा कि ज्यादा समय में रुकेगा? थोड़ा ज्यादा ले लिया, यहाँ पे कहीं आके रुक गया। अब फिर से इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द फोर्स। कौन सा फोर्स? सेम फ्रिक्शनल फोर्स है, सेम फोर्स है। पहले केस में जिस रफनेस के साथ ये रोकने की कोशिश कर रहा था, दूसरे केस में फ्रिक्शनल फोर्स वही है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स वही है तो एक्सीलरेशन भी वही होगा। मतलब पहले हम निकाल चुके हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टाइम पता करना है। क्या हम t का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं? हाँ, v माइनस यू बाई ए, क्योंकि v इक्वल यू प्लस at। हाँ, तो v हो गया 0, u हो गया 25 बाई a हो गया माइनस 5। इट इज कमिंग आउट टू बी 5 seconds. So to stop after 5 seconds. क्या बात सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, sir. So to stop after 5 seconds. ठीक. Next question, let us go. A car can have maximum braking retardation 10 meter per second square. ठीक है? पूछा है while moving with 90 km per hour in what minimum time it can stop? अच्छा, ऐसा है।
इधर कुछ दिया है किलोमीटर पर आवर में, इधर कुछ दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। चलो थोड़ा कोशिश करते हैं, हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज 90 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको मालूम है इसको कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई 5/18 इट इज 25 मीटर पर सेकेंड। रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। व्हाट विल बी एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन विल बी, क्या लिखेंगे कोई बताएगा मुझे? एक्सेलेरेशन तो दिया है ना सर -10, क्योंकि रिटार्डेशन दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इतनी डाटा से हम t निकाल सकते हैं? यस सर। क्या लगाएंगे t का फॉर्मूला, कोई बताएगा मेरे को? v माइनस u बाई a। v हो गया 0 माइनस 25 बाई a हो गया -10 इज इक्वल टू -2.5 seconds. To stop in 2.5 सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। यही तो मजा है, समझ में आना ही मजा है। क्वेश्चन मार्क 2 तक देखिए। ठीक है, next question. A car was moving with constant acceleration. At the instant t is equal to 2 seconds, velocity was 6 meter per second. At the instant t is equal to 5 seconds, its velocity was 14 meter per second. What will be velocity at the instant t is equal to 8 seconds? बड़ा खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है नहीं है, बहुत सिंपल है भाई। देखो तो थोड़ा हम डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। कोई कार बेचारा इधर से जा रहा था, ऐसे, ये ना, थोड़ा अच्छा वाला कार लेते हैं, सस्ता वाला नहीं, हाँ ये वाला कार जा रहा था। कैसे जा रहा था? रास्ते में जा रहा था, ऐसा है रास्ता, ठीक है, इस रास्ते में कार जा रहा था। थोड़ा इसको और भी खींच लेते हैं, ये है लंबा सा रास्ता जिस रास्ते पे कार जा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये है कार। ओके, द कार वाज मूविंग। दिया है कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये रास्ते में जा रहा था, कितने में जा रहा था मालूम नहीं है, कितने स्पीड में इनिशियल वेलोसिटी है वो मालूम नहीं है। दिया है कि एक समय में उसका वेलोसिटी कितना था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी कितना था, 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर था 6 मीटर पर सेकेंड। कब? एट t इक्वल टू 2। एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड उसका वेलोसिटी कितना था? t इक्वल टू 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी दिया है कि कितना था इसका वेलोसिटी? 8 मीटर पर सेकेंड। तो इट वाज 8 मीटर पर सेकेंड। कब? t इक्वल टू 5 सेकेंड में। सर 14 मीटर पर सेकंड सर। तो ये दिया है 5 सेकेंड में 14 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये 14 मीटर पर सेकेंड था। बोला है कि जब उसका समय बन गया कितना, 8 सेकेंड, जब t इक्वल टू 8 सेकेंड हुआ तब t इक्वल टू 8 सेकेंड हुआ तब उसका वेलोसिटी क्या था। बस यही है ना। चलिए हम इसको थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। दिस इज पोजीशन A, पोजीशन B, पोजीशन C। ठीक है, ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। सिंपल है, बस आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि कार इज मूविंग विद कांस्टेंट, द कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और अलग अलग समय पे उसका अलग अलग स्पीड है। अच्छा पहले देखो कि A टू B मोशन को देखते हैं। A टू B मोशन में बताओ तो व्हाट वाज द एक्सीलरेशन? इट इज v माइनस u बाई t, है कि नहीं? फॉर्मूला लगा दो। क्या कोई बताएगा एक्सीलरेशन कितना था? सर
sir, 14. इट इज 14 14 minus 6. माइनस 6 बाई टाइम क्या लेंगे यहाँ से यहाँ तक का 3. 5 माइनस 2 3. इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? यस सर। यस। अब मुझे c में चाहिए वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी है? चलो मानते हैं v है, तो अगेन a टू c मोशन में है ना, v निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? u प्लस at। अब u कितना है? a टू c मोशन देख रहे हैं, इट वाज 6। a कितना है? अभी तो निकाले 8/3, क्योंकि इट वाज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब टाइम लिखना है, टाइम कितना लगा a टू c जाने के लिए? ये t इक्वल 2 सेकंड है, ये t इक्वल 8 सेकंड है। 8 माइनस 2 तो दिस इज 6, नीचे 3 हो गया 2, 2 into 8 is 16, 16 plus 6 is 22 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? पहले हम a टू b तक गए, एक्सीलरेशन पता कर ली, फिर a से c तक गए, वेलोसिटी पता कर ली। सर a से c का मोशन समय, a से c जाने के लिए उसको समय कितना लगा? 2 से 8 6 सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 6। एक्सीलरेशन क्या था? 8/3। फाइनल वेलोसिटी पूछा है, u दिया है, a मालूम है, और t दिया है, v निकाला, v इक्वल टू u प्लस at लगा दी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो ऐसे करके हम वेलोसिटी पता कर लिए, कब? एट t इक्वल टू 8 सेकेंड्स, c पे वेलोसिटी हमें मिल गया। क्या आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? यस। चलिए बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे। A ball was thrown up with 60 meter per second. Find magnitude and direction of change in velocity between the instant t equal to 2 second to t equal to 7 second। बहुत ही खतरनाक, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिनको टेक्निक मालूम नहीं है वो ज्यादा समय ले लेंगे। इसमें कंसेप्ट क्या है? पूछा क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। हमें मालूम है कि एक्सीलरेशन इज गिवन बाय v2 माइनस v1 बाय टाइम, और हमें ये भी मालूम है कि v2 माइनस v1, v1 इज ए वेक्टर, v2 इज ए वेक्टर, a इज ए वेक्टर। नहीं? अच्छा, बता सकते हो क्या? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? सर अपवर्ड्स। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन दिस फॉर्मूला इज सेम एज v2 माइनस v1। यस, v2 माइनस v1 इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। और उल्टा को v2 माइनस v1 का डायरेक्शन क्या है? सेम एज एक्सीलरेशन। v2 माइनस v1 का डायरेक्शन क्या है? सेम एज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है? सेम एज द फोर्स। जैसा फोर्स आएगा वैसे एक्सीलरेशन करेगा। इधर को फोर्स आएगा, इधर को एक्सीलरेशन, इधर को फोर्स आएगा, इधर को एक्सीलरेशन। इज नॉट इट? तो हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ v2 माइनस v1, जिसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यहाँ पर कौन सा फोर्स है? जब कोई बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंक दिए, गया ऊपर, आया नीचे, ड्यूरिंग दिस मोशन व्हाट वाज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट? ग्रेविटी। कैसे था? डाउनवर्ड, है कि नहीं? सो v2 माइनस v1 इज डाउनवर्ड। पूछा था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मिल गया ये डाउनवर्ड है। समझ में आया? अब मैग्नीट्यूड पता करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1। ओहो, ये तो सिंपल है। v2 माइनस v1 जो वेक्टर हुआ उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? t को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इट इज सेम एज at। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? एक्सीलरेशन टू टाइम, है कि नहीं? कितना सिंपल है। एक्सीलरेशन कितना है? g, टाइम कितना दिया है? t, और टाइम दिया कितना? 5 सेकंड। 2 से 7 सेकंड के बीच में। 5 सेकंड। यस, इट इज 10 into 7 minus 2, it is 50 meter per second. So the magnitude of change in velocity is 50 meter per second directed downward. समझ में आया? यस सर। यस, है ना? इजी क्वेश्चन।
लेकिन देखने में बड़ा डरावना लगता था कि कैसे निकालें, है कि नहीं? ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Two persons start from same point with initial velocity 6 मीटर पर सेकेंड and 10 मीटर पर सेकेंड. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. दो आदमी एक जगह से शुरू किए, यहाँ से चलने लगा, कोई एक पहला वाला चलने लगा विथ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. ये उसका इनिशियल वेलोसिटी था और उसका एक्सीलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दूसरे का, ये ए है, ये बी है, दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन कितना था? द एक्सीलरेशन वाज, हाउ मच वाज द एक्सीलरेशन? दिया है डाटा में, एक्सीलरेशन वाज 1 मीटर पर सेकंड. yes, it was 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, दोनों भाग रहे हैं. पूछा शुरू में कौन आगे भागेगा? कौन आगे भागेगा? जिसका स्पीड ज्यादा है कि जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा है? ज्यादा स्पीड है भाई. नहीं, थोड़ा सोचो. दो पार्ट है. शुरू में आप कितना, पहला 1 सेकंड में कितना दूर जाओगे, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ना. तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा जल्दी से बहुत दूर भाग जाएगा, है कि नहीं? जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा है उसका स्पीड जल्दी बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस तो स्पीड के चलते तय होगा. तो शुरू में किसका स्पीड ज्यादा था? ए का ना बी का? बी का. तो आप कहोगे इनिशियली बी लीड्स. क्योंकि बिकॉज यू बी इज मोर देन यू ए. अच्छा, फाइनली कौन लीड करेगा? अब देखो, ए भी एक्सीलरेट कर रहा है, बी भी एक्सीलरेट कर रहा है. किसका स्पीड जल्दी बढ़ रहा है? ए का कि बी का? ए का. तो काफी समय के बाद किसका स्पीड ज्यादा होगा? क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, है ना? ए का स्पीड बहुत ज्यादा होगा. अगर ए का स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो फिर वो आगे रह जाएगा, बी को पीछे छोड़ देगा, है ना? फाइनली A leads because acceleration of A is more than acceleration of B. लेकिन ये सब नहीं पूछा गया. पूछा गया है कितने समय के बाद दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा. After what time they'll have same velocity. कितना समय के बाद दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा. करते हैं इसे. Let their velocities are same. Let their velocities are same after 4 seconds. After t seconds. Sorry, after t seconds. कोई दूसरा आंसर बता दिया 4 सेकेंड, तुमने 4 सेकेंड लिख दिया. अच्छा, let their velocities are same after t seconds. After t seconds, वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ ए इनटू टाइम. कितना इनिशियल वेलोसिटी था? ए का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? ए का इनिशियल वेलोसिटी था 6, एक्सीलरेशन था 2. तो आप कहोगे इट इज 6 प्लस 2t. वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, एक्सीलरेशन ऑफ बी इनटू टाइम. सेम टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी को बराबर करना है. 10 प्लस 1 इंटू टी. VA इज इक्वल टू VB होगा. implies 6 प्लस 2t will be equal to 10 प्लस t. और इसमें से सिंप्लीफाई करो तो t इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेकेंड. सही बताया, वेरी गुड. सो t इज 4 सेकेंड. 4 सेकेंड के बाद दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा. इधर क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें देखो, एक फोर्स लगा है किसी मास के ऊपर. कितना समय के बाद ए से बी पहुंचेगा? सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन इज सो सिंपल. यहाँ पे आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दिया है. क्या कोई बताएगा व्हाट वाज द एक्सीलरेशन?
एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है? फोर्स बाय मास, सो इट इज F बाय m, है ना। और फाइनल वेलोसिटी कितना है? v। टाइम कितना लगेगा ऐसे पूछ रहा है, तो टाइम का क्या फॉर्मूला है? v माइनस u बाई a। v तो हो गया 0, सॉरी v हो गया v, u हो गया 0, a हो गया f बाई m, इट इज mv बाई f। क्या बात समझ में आया? Could you follow this answer? कितनी समय के बाद? After a time m into v by f। हाँ, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन को देखो तो थोड़ा नेक्स्ट वाला, A particle starts from rest and moves with constant acceleration। उसका पाथ कैसे होगा? Sir, must It will be straight line और एक कर्व। Sir, must be a straight line. क्यों ऐसे लगा आपको? सोचो, कोई बॉडी रेस्ट में था, अब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में कब जाएगा भाई? जब कांस्टेंट फोर्स आए। कांस्टेंट फोर्स मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मतलब मान लो कि मैं उसके ऊपर ऐसा एक फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर को लगाया। बॉडी पहले क्या था? रेस्ट में था। अब कोई बॉडी रखा हुआ है, आप उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का मारोगे तो सीधा जाएगा कि टेढ़ा मेढ़ा जाएगा? सीधा जाएगा। मतलब द पाथ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या? द आंसर विल बी मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, है ना। आज की क्लास यहाँ तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। Jai Hind, sir.